Hello everyone. I welcome you all in Easy Learning with Kalpana classes, and today we are going to read class 10th poem A Tiger in the Zoo. This poem presents the pain of a tiger which is put in a cage, and it makes a comparison with the tiger which is living in its natural habitat, that is jungle. So let's start the reading of the poem. He stalks in his vivid stripe the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet trees. Let's take difficult words: stalks, stripes, pads, and rage. Stalks means follows, vivid, bright colored, pads, paws of a tiger, tiger के पंजे, raise, anger, गुस्सा. Let's take the meaning of the stanza. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप. टाइगर जो है वो अपने जो उसका ब्राइट कलर के स्किन है और उस पर जो स्ट्राइप्स बने हुए हैं उसके साथ वो अपने केज में, जो लिमिटेड एरिया है केज में, उसमें वो मूव करता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. और उसके जो पंजे हैं वो बिल्कुल वेलवेट की तरह सॉफ्ट है, इसलिए वो साउंड नहीं करते और वो बहुत ही शांति से अपने केज में मूव कर रहा है. सी द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इन हिज क्वाइट रेज. इसका मतलब है कि वो अपना गुस्से को जो है वो कंट्रोल करता है, वो शांत है और अपना गुस्सा दिखाता नहीं है. नेक्स्ट स्टैंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Let's take the difficult words. Lurking, being hidden, wait for the prey, sliding through, pass, moving silently. He should be lurking in shadow means that actually tiger should be hiding its natural habitat and sliding through long grass, और वो उसको छुपके से लंबी लंबी घासों में से छिपते हुए उसको पानी के पास जाना चाहिए जहाँ पे उसको एक मोटा हिरन मिल सकता है और जिसको वो अपना शिकार बना सकता था. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars. First, let's take the difficult words. Should be snarling, means should be roaring to terrorize people, baring, showing his teeth, showing fangs, sharp tooth of an animal, bars, grills of a jail, patrolling cars, cars which are moving to guard the area. The poet says that actually the tiger should be in its natural place, natural habitat, and there he should be moving around nearby villages of the jungle, and there he will be snarling around houses. वो रोर करेगा और आसपास के घरों में जो लोग हैं उनको डराता. एट द जंगल से, जो घर जो जंगल के किनारे बने हुए हैं उनको वो डराता और उनको अपने वो नुकीले दांत दिखाता और अपने पंजे दिखाता और इस तरीके से गांव वालों में एक टेरर क्रिएट करता. बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल. लेकिन क्या है, पूरी अपोजिट स्टोरी है. वो किस में लॉक है? एक कॉन्क्रीट सेल में, एक जेल में लॉक है. एंड हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी पूरी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो बास के जेल के पीछे लॉक है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो उस केज में इस लिमिटेड एरिया में वॉक कर रहा है और जो विजिटर्स हैं वो इनको इग्नोर करता है, उनसे आंखें नहीं मिलाता. Now dear students, the last line of the second last stanza, ignoring visitors. वो ऐसा क्यों कहता है? विजिटर्स को टाइगर इग्नोर क्यों कर रहा है? वो इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका नेचुरल जो पर्सोना है वो एंगर का है. वो अपना पावर, वो अपना
पावर शो करना चाहता है, लेकिन अगर वो विजिटर को देखेगा तो वो अपना पावर शो करने की कोशिश करेगा, अपना स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेगा, उन पे अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि वो जेल में लॉक है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई ही इज़ इग्नोरिंग विजिटर्स। He hears the last voice at night, the patrolling cars. वो लॉक है उस जेल में और वहाँ पे वो रात में भी रेस्टलेस है, ही इज़ नॉट एबल टू स्लीप। और वो क्या करता है, वो रात में भी उस केज में घूम रहा है और वो लास्ट वॉइस जो पेट्रोलिंग कार्स है उस जू में जो मूव कर रही हैं और गार्ड कर रही हैं, उनको वो सुनता है, उनके साउंड को सुनता है। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द, और वो अपनी टिमटिमाती आँखों से वो रात के स्काई को देखता है जिसमें टिमटिमाते हुए तारे, ब्रिलियंट स्टार्स व शाइनिंग। दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. Okay, let's check the rhyming scheme of the poem. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his gaze on pads of velvet, quiet in his quiet rays. You can see that last words, stripes, is not rhyming with the word second line gaze, and the third line quiet is also not rhyming with the other two lines, but the last word raise is rhyming with the second line gaze. Okay, the rhyming scheme is like this: A, B, C, B, and that's how the rhyming scheme is going on in other stanzas also. Let's check. Shadow is not rhyming with grass, that's why D, E. Again, it is not rhyming with whole, F, but grass and pass are rhyming, that's why it is E, E. So that is the rhyming scheme, and that's how it is following throughout the poem. Let's have a quick look about the figures of speech. Okay, so the first figures of speech that has been used in the poem is personification. Tiger has been personified because poet calls him as he, and he has been treated as a human being. The next one is enjambment. Enjambment means it is continuing to the next line without punctuation mark. जब एक लाइन सेकेंड लाइन में भी कंटिन्यू होती है और नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू होती है बिना पंक्चुएशन मार्क के, तो उसको enjambment कहते हैं. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन. इस पोएम में एलिट्रेशन का भी बहुत यूज़ हुआ है. एलिट्रेशन जब एक साउंड वर्ड जो है एक लाइन में बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे साउंड वर्ड्स को एलिट्रेशन कहते हैं. लेट्स टेक अ क्विक look about the use of alliteration. In the last line you can see plump deer pass, P has been repeated again and again. Then you can see that concrete cell, C and C has been repeated. These all are examples of alliteration. These are main figures of speech that has been used in the poem, and that's all for the explanation about a tiger in the zoo. Okay, bye.